हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो हमने बोर्ड पे किए ही हैं और कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। आपको याद होगा हम एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते थे, फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते थे और उसमें भी अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी वो भी हम देखते थे। फिर डेल क्रेडर कमीशन कब देना है, जनरल कमीशन कब देना है, किस पे देना है, तो वो सब डिस्कशन एमसीक्यूज में भी होने वाला है। सो ये आपके लिए अच्छा है, एक रिवीजन भी हो जाएगा। और हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया है इस चैप्टर को कि मेरा मानना है कि जैसे ही क्वेश्चन आए आप खुद पढ़िए, आंसर सोचिए, समझिए और डिसाइड कीजिए कि यही आंसर होना चाहिए। अगर आपके सारे आंसर सही है, सारे आंसर्स अगर सही है तो आप समझ लीजिए कि आपने कंसाइनमेंट अकाउंट ठीक से पढ़ लिया है, समझ लिया है। लेकिन अगर आंसर कुछ गलत आते हैं तो फिर क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विच टाइप ऑफ कमीशन is paid on the goods sold on credit by the consignee? अरे सर, क्रेडिट सेल्स करते हैं तो फिर उस पे जो कमीशन देते हैं ना, उसे तो डेल क्रेडिट कमीशन कहते हैं। और साथ में एक और भी चीज थी, क्या थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी की होनी चाहिए। यस, लेकिन हमारे लिए इतना इनफ है, इतना इनफ है। कमीशन इज पेड ऑन द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सो क्रेडिट अगर आपने गुड सेल किया है तो उसका कमीशन कौन सा होता है? डेल क्रेडिट कमीशन। आपको याद होना चाहिए। जनरल कमीशन किस पे होता है? टोटल सेल्स पे। ओके, जनरल कमीशन इज टू बी पेड टू कंसाइनी। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, अभी डिस्कस कर लिया मैंने। जनरल कमीशन हम किस पे देते हैं? टोटल सेल्स पे। इसमें कहाँ टाइम लगने वाला है, आप सब बहुत जल्दी खत्म करने वाले हो सारे एमसीक्यूज। अरे तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, डेल क्रेडिट कमीशन। अरे डेल क्रेडिट कमीशन किस पे होता है? क्रेडिट सेल्स पे होता है। उल्टा कर दिया क्वेश्चन को, है ना। डेल क्रेडिट कमीशन किस पे होता है? क्रेडिट सेल्स पे होता है। जनरल कमीशन किस पे होता है? टोटल सेल्स में। ओके, ये तो पता ही था सबको। विच टाइप ऑफ कमीशन इज पेड ऑन द गुड्स परचेस्ड बाय द कंसाइनी? अगर कंसाइनी हिमसेल्फ, कंसाइनी खुद गुड्स परचेस करता है तो उसको कौन सा कमीशन दिया जाएगा? अगर कंसाइनी कैश सेल्स करता है, क्रेडिट सेल्स करता है या खुद परचेस करता है, उस पे जो कमीशन देते हैं उसे हम क्या कहते थे? नॉर्मल कमीशन, और इसे जनरल कमीशन। यानी इसका आंसर क्या होगा? ये रहा आपका आंसर, नॉर्मल कमीशन। नेक्स्ट वन, रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। अगर आपको याद होगा तो मैंने जो आपको इमेजेस भेजी थी, कंसाइनमेंट की पूरी नोट्स भेजी थी, उसमें वेरी फर्स्ट इमेज थी कंसाइनर एंड कंसाइनी के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो कंसाइनर कौन है और कंसाइनी क्या है वो आपको याद आया होगा। क्या वो डेटर्स क्रेडिटर्स है? नहीं सर, वो डेटर क्रेडिटर का रिलेशन नहीं होता। सेलर परचेजर है? नहीं नहीं, एक प्रिंसिपल होता है और दूसरा कंसाइनी जो गुड्स बेचेगा कंसाइनर के बिहाफ में, वो एजेंट होगा। सो उन दोनों के बीच में रिलेशन होगा प्रिंसिपल एंड एजेंट का। ओके, नेक्स्ट वन, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विच इज रिकरिंग एक्सपेंस? देखिए, इसको हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था, आपको याद होगा। क्योंकि इसको अच्छी तरह इसलिए भी डिस्कस किया था क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन के लिए एक्सपेंसेस मैटर करते हैं। क्योंकि हम प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऐड करते थे, आपको याद होगा सब कुछ। रिकरिंग एक्सपेंस क्या ऐड किए जाते हैं? रिकरिंग एक्सपेंस ऐड नहीं किए जाते क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड किए जाते हैं। सो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं?
कंसाइनर के वहां से गुड्स निकला, फिर कंसाइनर ने वो रेलवे फ्रेट या कुछ भी जितने भी एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरिज, जितने भी एक्सपेंसेस पे किए, वो गुड्स पहुंचा कंसाइनी के पास, वहां पे उसने क्लियर करवाया, यानी क्लियरिंग चार्जेस, वहां से कुछ वहां पे उसने वेजेस दी या कैरिज या जो भी एक्सपेंस किया गोडाउन तक लेके आया। वहां तक जितने भी एक्सपेंस हुआ कंसाइनर की जगह से निकला और कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचा, वहां तक जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। यानी इंश्योरेंस ऑन गुड्स सेंट ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, गुड्स क्लियरिंग चार्जेस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। लेकिन बाद में जो एक्सपेंसेस रिपीटेड होते जाएंगे उसे रिकरिंग एक्सपेंस कहते हैं। रिकरिंग यानी जो रिपीटेड होते जाएंगे ऐसे एक्सपेंसेस। सो गोडाउन रेंट होता है, सेलिंग रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंस करते हो, सेलिंग रिगार्डिंग यानी एडवर्टीजमेंट भी आ गया उसमें। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कैसा एक्सपेंस है? रिकरिंग एक्सपेंस है, और इसे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में भी कैलकुलेट नहीं करते थे, आपको याद होगा। ओके, एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनमेंट बिजनेस इज डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। याद है आपको? एबनॉर्मल लॉस आप कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करते थे? अरे नहीं सर, आपने कभी भी डेबिट नहीं किया। मैंने डेबिट नहीं किया क्योंकि डेबिट नहीं होता, ठीक है। ओके, क्रेडिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। अरे नहीं, इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से आ गई? एबनॉर्मल लॉस की बात चल रही है। वो तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक बार जो भी एक्सेप्ट किया उसके बाद में जो हमें मिलेगा नहीं, वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है। ओके, पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अरे भैया, एबनॉर्मल लॉस पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कैसे होगा? पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यस सर, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ओके, डन। नेक्स्ट वन, इफ गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस देन प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट इज, देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको याद होगा, क्लोजिंग स्टॉक हम किस साइड लिखते थे? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, और उसमें जो प्रॉफिट रहता था वो हम डेबिट साइड लिखते थे, और वहां पे लिखते थे टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। याद आया सबको? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखते थे, डेबिटेड टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट, है ना। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और वहां पे लिखा जाएगा टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वन। Okay, next one, cost of required on damaged closing stock of consignment will be, आपको याद होगा कि अगर आपके पास अनसोल्ड गुड्स पड़ा है जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, अगर वो कुछ डैमेज हुआ है तो फिर उसका जो रिपेयरिंग एक्सपेंस और वो होगा, अभी किया नहीं है, होगा, उसे हम क्या करते थे? उस अमाउंट से हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम कर देते थे, यानी इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। याद होगा। सो इसे क्या करेंगे? डेबिटेड, सॉरी, डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उतनी कम कर देंगे। मैंने पहले भी बताया था इसके रिगार्डिंग, मैंने आपको, कि अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है और कोई कह रहा है भैया इसमें तो इतना एक्सपेंस है, तो हम कह देंगे भैया इतना कम दे देना। सो वो डिडक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, इन कंसाइनमेंट अकाउंट एबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू, देखिए, एबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू ऐसा बोला है। सो एबनॉर्मल लॉस कहां पे डेबिट होगा? एबनॉर्मल लॉस डेबिट होता है पी एंड एल अकाउंट में, याद रखना। एबनॉर्मल लॉस डेबिट होता है पी एंड एल अकाउंट में, और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में। सो एबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वन। अभी क्या है, कंसाइनर ने कंसाइनी को 1500 लीटर्स केमिकल भेजा है टू द कंसाइनी at the rate of ₹50 per liter and paid expenses of ₹10,500. Due to evaporation, there was a loss of 75 liters.
अच्छा, एवोपोरेट हो गया है, यानी ये तो हमारा कौन सा लॉस है, याद है सबको? ये हमारे लिए नॉर्मल लॉस है। Consignee sold 1,275 liters at the rate of ₹75 per liter. What will be the value of closing stock? ओके सर, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो तो हमने बहुत बार की है, लेकिन नॉर्मल लॉस के क्वेश्चंस बहुत कम आए थे। सो इसका तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था जब भी नॉर्मल लॉस हो तो एक कॉलम लीटर्स का और एक कॉलम टोटल का, यानी जो भी चीज है उसका एक कॉलम और एक कॉलम टोटल रुपीस का रखिए। चलिए देखते हैं कैसे। समझो इसमें 1500 लीटर केमिकल है, हमने बेच दिया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 50 रुपीज रेट है, 1500 लीटर्स, सो 75,000 रुपीज का गुड्स हमने भेजा, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी बताया है, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स बेचता है तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो होगा ही, गुड्स खुद चल के नहीं जाता कभी, ट्रांसपोर्टेशन और वो सब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। सो यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, पेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,500, सो 10,500 और एक्सपेंस इसमें जोड़ देंगे हम। सो अब एक्सपेंसेस हमने ऐड किए, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, सो कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किया 10,500 का। सो अब यही 1500 लीटर्स, इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 85,500। ऑब्वियस है ना। अब 1500 लीटर आप ऐसा नहीं कर सकते कि 80,000 में सेल कर दीजिए, 5,000 प्रॉफिट होगा। अरे नहीं, इसकी कॉस्ट भी कंसीडर करनी पड़ेगी ना, ये एक्सपेंस किया वो। अब आगे क्या लिखा था, नॉर्मल लॉस हुआ है 75 लीटर्स का। ओके, नॉर्मल लॉस एवोपोरेट हो गया है ना, सो 75 माइनस कर दीजिए। चलिए, सो अब आपके पास 1425 लीटर्स केमिकल ऐसा है जिसको आप बेच पाओगे, लेकिन उसकी कॉस्ट 85,500 ही रहेगी, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस नहीं होती, ये तो केमिकल था वो एवोपोरेट हो गया है ना। सो कॉस्ट ऑफ सेलेबल गुड्स, जिसको आप सेल कर पाओगे, ऐसी तो 1425 लीटर्स बचे और उसकी कॉस्ट हो गई 85,500। सो पर लीटर आपकी कॉस्ट हो गई 60 रुपीज, जो पहले 50 रुपीज थी। आफ्टर एवोपोरेटिंग 75 लीटर्स, कॉस्ट हो गई आपकी 60 रुपीज। सो अब क्लोजिंग में कितना है, उसमें से हमने, देखिए, उसमें से हमने सेल कर दिया 1275, सो 1425 में से 1275 सेल कर दिया, सो आपके पास बचा 150, और पर लीटर कॉस्ट कितनी थी, 60, सो 150 इंटू 60 कर दीजिए, 9000। या फिर हमने ऐसे कई बार किया है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर 1425 लीटर्स की कॉस्ट होती है 85,500, सो 200, ये गलत है। सो 200 की जगह ये 150 आप समझ लेना, ये 150 है, इसको निकालिए यहाँ से 150, सो हाउ मच, सो 9,000 अमाउंट इसकी होगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन। तो ये आपका रिवीजन हो गया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नॉर्मल लॉस के केस में कैसे कैलकुलेट की जाती है। और एक क्वेश्चन, 50,000 रुपीज का गुड्स भेजा है कंसाइनर ने कंसाइनी को, और एक्सपेंस भी किया है 2,500। कंसाइनी पेड ₹500 फॉर फ्रेट एंड 250 फॉर ऑक्ट्रॉय। अब कंसाइनी ने भी एक्सपेंस किया है 500 फ्रेट का, 250 ऑक्ट्रॉय का, कमीशन पे किया है 2,500। तीन एक्सपेंस कंसाइनी ने किए हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है तो इसमें से कौन से एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, फ्रेट कंसीडर करेंगे। यस सर, बहुत बार आपने किया है, ऑक्ट्रॉय यस, कमीशन नो, कमीशन का एक्सपेंस हम कंसीडर नहीं करते फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए हमने कितना, ऑन सेल ऑफ 80% गुड्स
50,000 था, उसमें से 80% गुड्स तो हमने बेच दिया। सो हमारे पास गुड्स अनसोल्ड गुड्स कितना है 20%। सो 50,000 का 20% 10,000 गुड्स है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? सो इसमें तो क्या करेंगे हम, वो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस याद आया ना? यस यस सर, सब कुछ याद है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और यूज अनसोल्ड गुड्स 50,000 का 20% 10,000, फिर एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने कितना पे किया है, कंसाइनी एंड पेड एक्सपेंस, देखो ये कंसाइनर ने पे किया है 2,500। सो अनसोल्ड गुड्स अभी 20% है, सो 2,500 का 20% 500, क्योंकि 20% ही अनसोल्ड गुड्स है। और यू से आप ऐसे भी कर सकते हो, 50,000 गुड्स पे एक्सपेंस 2,500, 50,000 पे 2,500, सो 10,000 पे कितना, फॉर 50,000 2,500 एक्सपेंसेस पे किए हुए हैं कंसाइनर ने, सो फॉर 10,000 हाउ मच। सेम वे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस पेड बाय ये कंसाइनी होना चाहिए, इसको निकालिए, ये कंसाइनी होगा यहाँ पे। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने कितना एक्सपेंस किया है 250 ऑक्ट्रॉय का, 500 फ्रेट का, यही कंसीडर होगा, ये कमीशन वाला एक्सपेंस कंसीडर नहीं होगा। सो 150 वो ऐड कर दीजिए, सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया 10,650। सो ये आपका आंसर होगा 10,650, ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट वन, इसमें भी 50,000 का गुड्स बेंगलुरु से निकला है, मद्रास पहुंचा है। ये पुराने नाम है, इसलिए अभी तो आपको पता है इसका नाम बेंगलुरु हो गया है और मद्रास का चेन्नई, मद्रास का हो गया चेन्नई। 50,000 गुड्स भेजा, 5,000 इसके साथ में एक्सपेंस भी किया। गुड्स वर्थ ₹10,000 वाज बर्न्ड ड्यू टू फायर इन ट्रांजिट। अरे सर, ये तो जब गुड्स जा रहा था ना, बीच में ही गुड्स बंद हो गया, तो कुछ लॉस हुआ होगा। और मैंने नंबर्स ऑफ टाइम कहा है कि अगर इन ट्रांजिट कुछ होता है तो हम कंसाइनी के एक्सपेंस कंसीडर नहीं करते, सिर्फ कंसाइनर का ही एक्सपेंस कंसीडर होता है, क्योंकि कंसाइनी तक तो गुड्स पहुंचा ही नहीं। एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹7,500, देन एबनॉर्मल लॉस इज, कितना एबनॉर्मल लॉस होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। 10,000 का गुड्स लॉस्ट हुआ है, सो देख लीजिए प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कितना होता है, उसको ऐड कर दीजिए, देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बर्न ड्यू टू फायर इन ट्रांजिट 10,000 रुपीज, फिर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने 50,000 का गुड्स था, उस पे 5,000 एक्सपेंस किया है, तो फिर हमारा 10,000 का गुड्स, उस पे कितना लगेगा एक्सपेंस, उस पे 1,000 लगेगा सर। ओके, सो 11,000 वैल्यू हो गई, वैल्यू ऑफ गुड्स बर्न्ड ड्यू टू फायर इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹7,500, सो बैलेंस अमाउंट हमारा एबनॉर्मल लॉस है, सो 3,500 लॉस, ये हमारा लॉस है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है हम 7,500 आपको देंगे। ओके नेक्स्ट वन, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात निकली है, आपको याद होगा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द कंसाइनर इज एक्सेप्टेड बाय द कंसाइनी, व्हिच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। चलिए इसका पूरा डिस्कशन मैं कर लेता हूं बिल्स का। ये कंसाइनर है, इसने कंसाइनी को, कंसाइनी पे बिल्स लिखी, कंसाइनी ने एक्सेप्ट की, वापिस भेजी। ये ड्रोवर है, ये ड्रोई है, ये कंसाइनर, ये कंसाइनी। इसके लिए कौन सी बिल थी? सबके दिमाग में आंसर आ गया होगा, है ना? बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए बिल्स पेएबल। सो स्टूडेंट्स इतना ही है, इतने एमसीक्यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा और आप सबको पता है। सो मिलेंगे बहुत जल्दी, ऑल ऑफ यू, गुड बाय, बाय बाय।